नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंदर आज से कुछ नवाचार करते हुए अब करंट अफेयर्स की कक्षाओं के अंदर नवीनतम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके ऊपर बात करेंगे। साथ में आज की जो अखबार की सुर्खियां रही है प्रमुख, उनके ऊपर भी बात करेंगे और एक रोचक तथ्य राजस्थान की योजनाओं के संबंध में या अन्य कोई गतिविधियों के संबंध में अपन बात करेंगे। आने वाली सभी भर्तियों के लिहाज से करंट की ये कक्षाएं अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों की बेहद मांग है कि एलडीसी एग्जाम को देखते हुए करंट की कक्षाएं ली जाएं, तो उसके संबंध में भी आने वाले समय में एलडीसी के लिए विशेष करंट की सीरीज हम जारी करेंगे। तो आज की कक्षा के अंदर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ आधारित जो प्रश्न है उनकी अपन बात करेंगे। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंपई सोरेन, चंद्रबाबू नायडू, मोहन चरण मांझी और हेमंत सोरेन। तो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में 4 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन, 4 जुलाई हाल ही के अंदर 4 जुलाई 2024 को झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली है। हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो पूर्व में भी ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे, लेकिन भूमि घोटाले के अंदर ईडी की गिरफ्तारी के कारण 31 जनवरी 2024 को इन्होंने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। और इस कारण जो ये चंपई सोरेन है, ये इनके कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया था 2 फरवरी 2024 को चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के स्थान पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य ग्रहण किया था, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है जमीन घोटाले के अंदर ईडी द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और हाल ही के अंदर ये जमानत पर बाहर आए हैं। और बाहर आने के बाद पुनः चंपई सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और हेमंत सोरेन हाल ही के अंदर झारखंड के नवीनतम 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड जो राज्य है, इसकी जो स्थापना है ये आपके 15 नवंबर 2000 को की जाती है। झारखंड राज्य की स्थापना की अगर बात करें तो 15 नवंबर 2000 को की जाती है और अपने 23 वर्ष के इतिहास के अंदर इस राज्य में 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा 3 बार राष्ट्रपति शासन, 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा चुका है। तो अपने आप में झारखंड का एक निराला इतिहास रहा है कि अपने 23 वर्ष के इतिहास के अंदर 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है, साथ में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाए। चंद्रबाबू नायडू जो बी ऑप्शन में है, इनकी अगर बात करें तो चंद्रबाबू जो नायडू हैं, ये तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो हैं। तेलुगु देशम जो पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो हैं और हाल ही के अंदर जून 2024 में ये आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं। आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश के चौथी बार सीएम बने हैं। पहली बार 1995 के अंदर, पहली बार चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो 1995 के अंदर पहली बार ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद में हाल ही के अंदर चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर आंध्र प्रदेश राज्य के टुकड़े के बाद में बात करें तो 2014 के बाद में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और हाल ही में सीएम बनते ही इन्होंने जो सबसे बड़ी घोषणा की है वो ये की है कि अमरावती जो है वो अब आंध्र प्रदेश की
राजधानी रहेगी, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने कहा है कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगी, ये घोषणा चंद्रबाबू नायडू ने की है, जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर बात करें मोहन चरण मांझी, चारों ही ऑप्शन आपके काम के हैं, तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मोहन चरण मांझी हाल ही में जून के अंदर इनको भी 15वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने ओडिशा राज्य के 15वें सीएम के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। जून 2024 में ये ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार यहाँ भाजपा की सरकार बनी है। पहली बार बीजेपी की सरकार है वो आपके ओडिशा राज्य में बनी है और बीजेपी की सरकार के रूप में मोहन चरण मांझी ने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में ओडिशा के सीएम ये नियुक्त किए गए। हाल ही के अंदर इनका शपथ ग्रहण समारोह भी था। तो इस प्रश्न के अंदर जितने भी ऑप्शन है सारे आपके काम के हैं, उसी हिसाब से प्रश्न तैयार किया गया है। हाल ही में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मोहन चरण मांझी की बात करें तो ये ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री, और चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के हाल ही में शपथ लिए इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में। और चंपई सोरेन जो हेमंत सोरेन से पहले आपके झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, अगला जो अपना प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, खुशहाली हैप्पीनेस की अगर बात करें, खुशहाली रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि मानव जीवन के लिए खुशी बहुत बड़ी चीज होती है, तो खुशहाली रिपोर्ट के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। प्रश्न की भूमिका का हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ आपको असत्य कथन का पूछा है। कभी कभार परीक्षा के अंदर प्रश्न को जल्दबाजी में ढंग से पढ़ा नहीं जाता है, सत्य को असत्य वहां गड़बड़ कर देते हैं, तो असत्य कथन का पूछा गया है। और इसमें पहला ऑप्शन है कि इसे संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क ने 20 मार्च 2024 को जारी किया। बिल्कुल सही है ये। अगली बात करें तो इसमें 143 देशों की रैंकिंग जारी की गई। हाल ही के अंदर जो ये रिपोर्ट आई है इसमें 143 देशों को रैंकिंग दी गई है, एकदम सही है। सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें भारत को 126वीं रैंक मिली है, बिल्कुल सही, भारत को 126वीं रैंक मिली है। डेनमार्क सबसे खुशहाल देश है, ये गलत है, डेनमार्क सबसे खुशहाल देश नहीं है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व का सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड है, ये विश्व का सबसे खुशहाल देश है। और सबसे खुशहाल देश में 143वें नंबर की बात करें, जो 143वीं रैंकिंग मिली है वो मिली है अफगानिस्तान को। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का अधिकार है, तो वहां लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उस आधार पर अगर बात करें तो अफगानिस्तान जो देश है तो इस खुशहाली रिपोर्ट में सबसे अंतिम पायदान पर है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो विश्व जो खुशहाली रिपोर्ट है ये संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क है, इसके द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है। और पहली बार ये जो रिपोर्ट है, पहली बार इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो पहली बार ये रिपोर्ट 2012 में जारी की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। और 2012 के बाद में लगभग 20 मार्च के आसपास या कभी कभार जून के अंदर, पहली बार जून में जारी की गई थी, तो जून के अंदर भी जारी की जाती है। और इस में 6 आधार पर रैंकिंग दी जाती है विभिन्न देशों को। 6 आधार कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक समर्थन है, प्रति व्यक्ति आय है, स्वास्थ्य है, उदारता है, स्वतंत्रता है और भ्रष्टाचार का अभाव है। ये 6 आधार मानकर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और इस आधार पर वर्तमान में विश्व में जो सबसे खुशहाल देश है वो फिनलैंड है, इसके बाद में दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। भारत की जो स्थिति है वो 126वीं है और 143वें स्थान की अगर बात करें तो 143वें स्थान पर अफगानिस्तान देश है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला प्रश्न है हाल ही में जारी की गई आईसीसी, कल की क्लास में अपन ने आईसीसी T20 विश्व कप के ऊपर बात की थी, तो खेल की दृष्टि से ये प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में पहली रैंक किसने प्राप्त की है? ऑलराउंडर का मतलब है कि गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और फील्डिंग के अंदर भी बेहतरीन योगदान देते हैं। उस आधार पर
हाल ही के अंदर 3 जुलाई 2024 को 3 जुलाई 2024 को आईसीसी द्वारा ऑलराउंडर की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग के अंदर पहला स्थान है वो हाल ही में किसने प्राप्त किया है? तो भारत के प्लेयर हैं हार्दिक पांड्या। फाइनल के अंदर जो फाइनल ओवर है, जो अंतिम ओवर था, वो हार्दिक पांड्या ने किया था। कल अपन ने टी20 विश्व कप के ऊपर बात की थी और सबसे आधार वाला जो ओवर था, इस ओवर की पहली गेंद पर सूर्या का कैच भी आपको याद होगा और अंत में हार्दिक के जो खुशी के आंसू थे वो भी आपने देखे होंगे। जो हार्दिक पांड्या है वो वर्तमान के अंदर आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले नंबर पर आए हैं संयुक्त रूप से। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि इनके साथ में है वानिदु हसरंगा। वानिदु हसरंगा ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और ये भी संयुक्त रूप से हार्दिक पांड्या के साथ में आईसीसी टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज है। तो ये पहले से थे, इनके साथ में अब हार्दिक पांड्या ने भी पहला स्थान प्राप्त कर लिया है ऑलराउंडर रैंकिंग की अगर बात करें तो। इसके अलावा आईसीसी टी20 रैंकिंग की बात करें तो अगर टीम की बात करें, आईसीसी टी20 रैंकिंग में अगर टीम की बात करें तो हमारा भारत जो देश है, पहले ऑस्ट्रेलिया था लेकिन वर्तमान में भारत पहले नंबर पर है आईसीसी टी20 रैंकिंग में और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ही है। पहला नंबर भारत का है और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया देश काबिज है। बल्लेबाज की अगर बात करें, बल्लेबाज तो बल्लेबाजी रैंकिंग में जो पहले नंबर पर है वो ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड, कल अपन ने बात की थी टी20 विश्व कप में सर्वाधिक चौके लगाने वाले खिलाड़ी ट्रेविस हेड जो है वो वर्तमान में आईसीसी टी20 के बल्लेबाजी रैंकिंग में 1 नंबर पर है और 2 नंबर पर है भारत के सूर्या कुमार यादव। स्काई, कौन नहीं जानता इनको, 360 डिग्री जो प्लेयर है ये आपके आईसीसी टी20 रैंकिंग में वर्तमान में दूसरे नंबर पर है। ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। और अगर गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी तो गेंदबाजी में पहले स्थान पर है आदिल राशिद। आदिल राशिद है, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और आईसीसी टी20 में गेंदबाजी के अंदर पहली रैंकिंग पर काबिज है। दूसरे नंबर पर नोकिया जो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज है वो काबिज है। तो ये प्रमुख रैंकिंग भी साथ में आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि आने वाले भर्तियों के अंदर खेल के संबंध में प्रश्न आते रहते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है जिसमें करंट से रिलेटिव खेल का प्रश्न लगभग नहीं आए। आपको किसी ट्रॉफी के बारे में पूछा जा सकता है या ऐसे रैंकिंग के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो करंट के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें, अगला प्रश्न है हाल ही में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और हाल ही के अंदर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इनके अध्यक्ष के रूप में श्री गंगाराम मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा हाल ही के अंदर जून 2024 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें जो अशोक गुप्ता है इनको हाल ही के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य भी नियुक्त किया है। श्री गंगाराम मूलचंदानी के साथ साथ सदस्य के रूप में श्री अशोक गुप्ता को नियुक्त किया गया है। गोपाल कृष्ण व्यास की बात करें तो ये मानवाधिकार आयोग के इनसे पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं। श्री गंगाराम मूलचंदानी से पहले श्री गोपाल कृष्ण व्यास जो थे वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कांता कुमारी व्यास की अगर बात करें तो ये राज्य जो मानवाधिकार आयोग है इनकी पहली अध्यक्ष रही है। पहली अध्यक्षा बोल सकते हैं।
कांता कुमारी व्यास, अगर महिला अध्यक्ष का प्रश्न आए तो भी आपको यही करके आना है। और अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भी कांता कुमारी व्यास आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका जो गठन है वो 18 जनवरी 1999 को किया गया है। बहुत बार प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित एक आयोग भी साथ में आपके क्लियर हो रहा है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो गठन है, इसके गठन की जो अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 को जारी की जाती है। और जो इसकी कार्य प्रणाली है, कार्य है वो आपके 23 मार्च 2000 से प्रारंभ किया जाता है और 23 मार्च 2000 को पहले अध्यक्ष के रूप में कांता कुमारी व्यास को नियुक्त किया जाता है। आगे अगर बात करें इसकी संरचना की, जब इसकी स्थापना की जाती है 1999 के अंदर, तब इसमें जो संरचना थी इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। लेकिन वर्तमान के अंदर इसमें एक अध्यक्ष व 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान में जो राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना है इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। और पूर्व की अगर बात करें, जब इसका गठन किया गया था तब एक अध्यक्ष के साथ में 4 सदस्य होते थे। नियुक्ति की बात करें तो इसमें जो अध्यक्ष व जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको पद से हटाने की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास में नहीं है। राज्य व्यवस्था के संबंध में सत्य और असत्य में ऐसे प्रश्न आते हैं, कथन कारण में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिसमें सीधा पूछा जाता है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं इनको पद से कौन हटा सकता है। अब नियुक्ति का अपने को मालूम है कि राज्यपाल ही इनकी नियुक्ति करता है, तो इनको पद से हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में। हटाने की अगर बात करें, हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है या सदस्य है, उसको जो हटाने की शक्ति है वो हमेशा राष्ट्रपति के पास में रहती है, राज्यपाल के पास में नहीं है। कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष तक हो सकता है। या तो अध्यक्ष या सदस्य 3 वर्ष तक अपने पद पर काबिज रह सकते हैं या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। योग्यता की अगर बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो योग्यता है, उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान भी हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हो, उनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये इनकी योग्यता होनी जरूरी है। अध्यक्ष पद के लिए वो किसी भी उच्च न्यायालय के या तो मुख्य न्यायाधीश रहे हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहे हो। अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद में या कोई जिला न्यायालय है तो उनके भी न्यायाधीश के पद का या मुख्य न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का जिसको अनुभव होता है उनको सदस्य नियुक्त किया जाता है। तो अगले प्रश्न की अगर बात करें, अगला हमारा प्रश्न है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ध्यान रखना है, योजनाओं के संबंध में आने वाली भर्तियों के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे और नई सरकार द्वारा बहुत सारी नई योजनाएं भी लाई गई हैं, कुछ पुरानी योजनाएं हैं जिनका नाम परिवर्तन करके वापस नया किया गया है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरण में राज्य में प्रथम स्थान, ध्यान रखना है, राज्य में प्रथम स्थान कौन से जिले ने प्राप्त किया। हाल ही के अंदर इसकी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान जो आरोग्य योजना है इसके तहत जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं उन कार्ड के वितरण में जो राजस्थान के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है वो आपके श्री गंगानगर जिला है। ये आपको ध्यान में रखना है, श्री गंगानगर जिले ने आयुष्मान जो आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरण के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे अधिक कार्ड वितरण किए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की अगर बात करें तो पूर्व में एक योजना संचालित थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। पूर्व की जो
गहलोत सरकार थी, उनके द्वारा राजस्थान के अंदर एक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित थी। इसी योजना का नाम बदलकर 19 फरवरी, तारीख ध्यान में रखनी है, 19 फरवरी 2024 को 19 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। इसका जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना इसका नाम कर दिया गया है। तारीख ध्यान में रखनी है, पूर्व सरकार द्वारा मई 21 में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की जाती है और इसी योजना का नाम बदलकर 19 फरवरी 2024 को भजनलाल सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया जाता है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, इस योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। जिनको ये कार्ड मिले हैं, आयुष्मान कार्ड, उनको इस योजना के तहत 5 लाख तक के उनके स्वास्थ्य की जांच है, उनका स्वास्थ्य का जो इलाज है, जो उपचार है, वो निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करें तो हाल ही के अंदर जो आज के अखबार की जो प्रमुख सुर्खियां रही है, उनके ऊपर अपन बात करेंगे। जो प्रमुख सुर्खियां रही हैं उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये नाम हाल ही के अंदर बहुत ज्यादा चर्चा में है और आज के अखबार की हेडिंग के अंदर भी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री थे राजस्थान सरकार के अंदर और राजस्थान सरकार के ये कृषि मंत्री थे और कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने कल ही 4 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन्होंने अपने बयान में ये बोला है कि मैंने 30 दिन पूर्व ही, महीने भर पूर्व ही सीएम साहब को इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब ये अपने वचन पर खरे उतरे हैं। इन्होंने वचन किया था कि इनके बाहुली क्षेत्र के अंदर लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर जीत होगी, लेकिन वहां जीत नहीं होने की वजह से अपना वचन निभाते हुए इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कृषि मंत्री थे और इनका जो कार्यभार था उनका भी वितरण आगे कर दिया गया है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो ओटाराम देवासी और हमारे बाड़मेर जिले से के जो विश्नोई हैं, उनको इनके कार्यभाग का जो बंटवारा है वो कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कृषि मंत्री के रूप में ये कैबिनेट में मंत्री थे और अपने वचन को निभाते हुए इन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज के अखबार की सबसे बड़ी जो सुर्खियां हैं, सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो यही थी। दूसरी अगर बात करें टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, खेल की अगर बात करें तो टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटी स्वदेश। दूसरी जो सबसे बड़ी हेडिंग आज की न्यूज की है वो है जो भारतीय टीम है विश्व विजेता बनकर, वर्ल्ड चैंपियन बनकर आईसीसी मेंस T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौट गई हैं और स्वदेश लौटने पर बहुत ही शानदार स्वागत किया गया। सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय टीम पहुंचती है, उसके बाद में लगभग 2 घंटे तक हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद नमो जर्सी भेंट की जाती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को नमो 1 जो जर्सी है वो भेंट की जाती है। आने वाले समय के अंदर प्रश्न भी बन सकता है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी इनको ये जर्सी भेंट की जाती है और इनका जोरदार जो स्वागत है वो भारतीय दर्शकों द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। फिर ये जो टीम है ये मुंबई पहुंचती है, वहां पर लगभग 2 घंटे का रोड शो किया जाता है और उसके बाद में वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जश्न मनाया जाता है दर्शकों के सामने। दूसरी प्रमुख हेडिंग की बात करें, अगली हेडिंग की, तो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस एवं ऑस्ट्रिया, ध्यान में रखना है, रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। बहुत इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इसके सामने प्रश्न आ सकता है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं 8 से 10 जुलाई तक रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगी। इसके तहत सबसे पहले रूस जाएंगे, वहां पर 8 व 9 जुलाई को
8 व 9 जुलाई को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं वो भाग लेंगे और वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो रूस में किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री हैं वो रूस की यात्रा पर जाएंगे, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया देश की यात्रा पर जुलाई को फिर ऑस्ट्रिया चले जाएंगे और 9 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रिया रहेंगे। 41 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री है जो ऑस्ट्रिया देश की राजधानी ऑस्ट्रिया देश में अपनी यात्रा पर जा रहे हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये आज की प्रमुख सुर्खियां थी न्यूज के अंदर, जहां से भी करंट के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे अगर बात करें तो हाल ही के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक योजना जारी की गई है जिसके संबंध में भी प्रश्न किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूर्व में 2018 से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित की जा रही है। उस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 2-2 हजार रुपए की किस्तों में कुल 6,000 रुपए हैं वो आपके किसान के खाते में दिए जाते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। लेकिन बजट जो 2024-25 पहले जो फरवरी में जारी किया गया था बजट 2024-25, हालांकि पूर्ण बजट अभी 10 जुलाई 2024 को जारी किया जाएगा, लेकिन जो पूर्व का जो बजट आया था फरवरी के अंदर उस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके तहत राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी और इस योजना के तहत जो कुल बजट है वो 1400 करोड़ रुपए है। देखो योजनाएं सभी भर्तियों के लिए बहुत उपयोगी है और योजनाओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एलडीसी की मैं बात कर रहा था, 11 अगस्त को उनका एग्जाम है तो वहां योजनाएं पूछी जाएगी और ये 30 जून को शुरू की गई योजना है तो 30 जून तक की योजनाएं आराम से पूछी जाएगी जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो इसमें कुल बजट है वो 1400 करोड़ रुपए है और इस योजना की जो शुरुआत है वो 30 जून 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इस योजना का जो शुभारंभ है ये कृषि उपज मंडी जो प्रांगण है टोंक जिला, ध्यान रखना है, टोंक जिले से की गई है और इसका संचालन सहकारिता जो विभाग है राजस्थान सरकार का उसके द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 6,000 रुपए वार्षिक 2-2 हजार की किस्तों में किसानों के खाते में सीधे दिए जाते हैं, इसी योजना के तहत 2,000 अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा और दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 2,000 अतिरिक्त सहायता दी जाएगी और इस अतिरिक्त सहायता में भी 3 किस्तें हैं, 3 किस्त में पहली किस्त 1,000 रुपए सभी जो राज्य सरकार के किसान हैं उनके खाते में पहली किस्त 1,000 रुपए 30 तारीख को ही राज्य सरकार द्वारा डाल दी गई थी और इसके बाद में आगे 2 किस्तें और आएगी 500-500 रुपए की, 500-500 रुपए की कुल 2 किस्तें और जारी की जाएगी। जैसे ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए किसानों के खाते में आएंगे उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा 500-500 रुपए उन किस्तों के साथ में डाले जाएंगे। तो इस योजना का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आने वाली सभी भर्तियों की दृष्टि से ये योजनाएं बड़ी उपयोगी हैं। तो आज की कक्षा में अपन ने करंट के हिसाब से जो लेटेस्ट जो भी नियुक्तियां थी या अन्य जो गतिविधियां थी उनके तहत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके ऊपर बात की थी। इसके अलावा विभिन्न जो योजनाएं हैं और जो अखबार की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जहां से भी प्रश्न बनते रहते हैं उनके ऊपर बात की है। आगे की क्लास भी अपने जारी रहेगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो की जो पीडीएफ है ये भी आपको सीसीआई के टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। धन्यवाद।